ठीक है, कंटिन्यूइंग विद द सेम केसेस, नाउ द नेक्स्ट केस इज इन केस इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकम्स 3,40,000। हमारी बुक वैल्यू क्या है बेटा, 4 लाख रुपीज की, ठीक है, अवर बुक वैल्यू इज प्रोवाइडेड एज 4 लाख रुपीज, और इन केस मान लेते हैं कि सर उसकी मार्केट वैल्यू और कम हो गई है, वो हो गई है बेटा 340। तो सबसे पहली चीज तो आपको चेक करना है कि यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है। तो बेटा चेक करके बताना कि यहाँ पर फर्म को लॉस कितना हो रहा है, 4 लाख से 340 हो गया, वेरी गुड। तो 60,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉस इंडिकेट कर रही है, आपने 4 लाख रुपीज लगाए थे और उसकी मार्केट वैल्यू आज 340 हो गई है, तो बेटा 60,000 का आपको लॉस हुआ है। तो क्या आपके पास बेटा आईएफआर इतना है कि आप लॉस को कवर कर सकते हो? पहली चीज तो ये आती है कि क्या आपके जेब में इतने पैसे रखे हुए, इतना पैसा रिजर्व में रखा हुआ है कि आप इस लॉस को कवर कर सकते हो? वेरी गुड सर, हमारे पास 60,000 रुपीज का रिजर्व रखा हुआ है, तो लॉस भी हमारा 60,000 का है। इट मींस दैट वी कैन कवर द लॉस फ्रॉम द आईएफआर। तो इसकी एंट्री बेटा क्या बन जाएगी, आईएफआर से हम लोग लॉस को कवर कर रहे हैं, तो आपका पूरा का पूरा आईएफआर जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होता है, प्रॉफिट खत्म करते हैं तो डेबिट करते हैं, और हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी विद द वैल्यू ऑफ लॉस, ठीक है। हमने लॉस को कवर कर लिया बेटा रिजर्व से, एंड द एंट्री विल बी आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू investment account. Narration will be being IFR used to cover the loss over investment. IFR used to cover the loss over the investment. अब पॉइंट ये आता है बेटा कि लॉस कवर करने के बाद क्या हमारे पास कुछ आईएफआर बच रहा है जो पार्टनर के बीच में बांटना है? लॉस कवर करने के बाद क्या हमारे पास कुछ आईएफआर बच रहा है? बिल्कुल भी नहीं बच रहा है बेटा, ठीक है। तो उस केस में क्योंकि आईएफआर बच नहीं रहा है तो पार्टनर के बीच में बढ़ भी नहीं रहा है। सिंपल सा पॉइंट है कि सर 60,000 का आईएफआर था, पूरा का पूरा हम लोगों ने यूज कर लिया 60,000 का आईएफआर, नाउ रेस्ट ऑफ द आईएफआर का आपके पास जीरो हो गया, तो उस केस में पार्टनर के बीच में बांटने की कोई भी एंट्री नहीं बनेगी बेटा, ठीक है। तो राइट इट डाउन, टेल मी यस, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। ओके बेटा फाइन, चलो वेरी गुड। अब आते हैं अपन नेक्स्ट केस पे, केस नंबर 5, ठीक है। अब केस नंबर 5 थोड़ा सा अलग है। केस नंबर 5 का कहना है कि मार्केट ज्यादा ही खराब चल रहा है बेटा, ठीक है। सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग जो मार्केट है उसकी हालत ज्यादा ही डाउन है। तो हमने जो बेटा 4 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट करी थी उसकी आज मार्केट वैल्यू हो गई बेटा 3 लाख रुपीज। हमने जो 4 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट करी थी आज उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 3 लाख रुपीज। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है लॉस। लॉस कितने का नजर आ रहा है बेटा आपको यहाँ पर? सर 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज 3 लाख हो गई है, मतलब 1 लाख रुपीज का आपको लॉस यहाँ दिख रहा है। बट दिक्कत ये है बेटा कि आपके पास रिजर्व तो 60,000 का है, आपके जेब में पैसा कितना रखा है? 60,000 रखा हुआ है, ठीक है। और नुकसान हो गया बेटा 1 लाख रुपए का। मतलब ये है कि सर 40,000 रुपीज का हम लोगों को एक्सेस लॉस हुआ है, ठीक है। 40,000 रुपीज का हम लोगों को एक्सेस लॉस हुआ है। अब यहां पर बेटा एक पॉइंट अपने को याद रखना है कि रिकंस्टिट्यूशन में हम लोग प्रॉफिट और लॉस अबाउट द रिजर्व, ठीक है। अगर रिजर्व के ऊपर आपको कुछ भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो उसके लिए आपके पास एक पेरेंट अकाउंट बचा हुआ है, ठीक है। पेरेंट अकाउंट आपके पास रखा हुआ रहता है और उस पेरेंट अकाउंट का नाम है पेरेंटल अकाउंट। नहीं बेटा दर्शन, उस पेरेंट अकाउंट का नाम यूज करना है। वो पेरेंट अकाउंट तो सिर्फ मैं सिंबलाइज करने के लिए बता रहा हूं कि वो यहाँ पर पेरेंट का काम करता है। उस पेरेंट का नाम है बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, वेरी गुड। उस पेरेंट अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर सिंपल से याद रखना है, जैसे मैंने बोला था ना कि पार्टनर्स बेटा स्मॉल किड्स हैं, ठीक है। अब मान लो कि मैं यहाँ पर 10 रुपए लेकर जा रहा हूँ मार्केट में और सामने वाले ने बोला कि आपको 20 रुपए का ये प्रोडक्ट पड़ेगा, तो मुझे 10 रुपए कम पड़ रहे, तो वो मैं वापस घर जाऊंगा, पेरेंट्स से लेकर आऊंगा 10 रुपए, फिर इसको पे करूंगा। वैसे ही यहाँ पे भी सिचुएशन है बेटा कि आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है 1 लाख रुपीज का, आपके पास बेटा आईएफआर रखा है 60,000 का, मतलब 40,000 रुपीज कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर उनको पेरेंटल अकाउंट से 40,000 मांगने पड़ेंगे। और इस सिचुएशन में जो पेरेंटल अकाउंट उन लोगों का रहेगा वो पेरेंटल अकाउंट रहेगा बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट उसका एक दूसरा नाम भी है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। जैसे हम लोग बेटा नॉर्मल सिचुएशंस में एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ड्यूरिंग द इन द अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म
हम लोग कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं? एक तो पी एंड एल अकाउंट बनता है बेटा, और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, नॉर्मल अकाउंटिंग ईयर में हम लोग पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को बांटने के लिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। बट जब भी बेटा रिकंस्टिट्यूशन होता है, रिकंस्टिट्यूशन मतलब वो जब अपनी दुनिया चेंज करते हैं बेटा, अपने नए युग में चले जाते हैं, तो उस केस में रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे भी कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रॉफिट भी होता है, कहीं ना कहीं हम लोगों को लॉसेस भी होता है। तो यहाँ पर भी बेटा देखोगे तो रिजर्व के ऊपर आपको लॉस हो गया है, तो रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे इन प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करने के लिए आपके पास जो अकाउंट है बेटा वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका दूसरा नाम है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अपन जब उसकी हेडिंग देखेंगे तो वहां पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये अकाउंट आपका एक पेरेंटल अकाउंट का काम करेगा, और मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा क्लियर भी हो गया होगा कि अब इसका इफेक्ट क्या आने वाला है बेटा। ठीक है, तो जितना आईएफआर रखा हुआ है, पहले ध्यान देना, हमारे पास सर आईएफआर रखा हुआ है 60,000 का, तो वो तो पूरे यूज कर लिए। ठीक है, जितने जेब में पैसे रखे हुए हैं वो तो पूरे के पूरे यूज कर लिए। अब 1 लाख रुपए का लॉस है, आपने 60,000 तो कवर कर लिए, 40,000 रुपीज और हमको लेना है, तो 40,000 रुपीज हम लोग कहां से ले लेंगे बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, 40,000 रुपीज जो हम लोगों को लेना है वो हम लोग कहां से ले लेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। और पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज का लॉस जो है वो हमने कवर कर लिया है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, पूरा का पूरा हम लोगों ने 1 लाख रुपीज का लॉस जो है वो इन्वेस्टमेंट का कवर कर लिया है। 60,000 रुपीज तो रिजर्व रखा हुआ था, जेब में पैसा था इतना, और 40,000 कम पड़ रहे थे, तो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। वो हमारा एक पेरेंटल अकाउंट का काम कर रहा है बेटा। और नरेशन विल बी बीइंग IFR and revaluation account used to cover the loss on investment, cover the loss on investment। अभी रुकना बेटा, लिखना मत। दूसरी चीज, अब अपने को पता है कि सर हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था कि अकाउंट 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, व्हाट वाज अनदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट? बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आचल, वो जब मैं आपको हेडिंग करवाऊंगा ना अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी एक एडजस्टमेंट आएगा अभी अपने को। अपन तो अभी सेकंड हेडिंग चल रहा है ना रिजर्व, उस समय और डिटेल में उसको पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना याद रखो कि वो पेरेंटल अकाउंट का काम करता है। चलो बेटा, अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज ये आती है कि हम लोगों ने सर 11th क्लास में पढ़ा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, दैट इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। और देखा जाए बेटा तो नॉमिनल अकाउंट की खासियत ये होती थी कि सर ये अकाउंट सारे एक्सपेंसेस और इनकम अकाउंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, इस अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम। और ये जो अकाउंट होते हैं बेटा नॉमिनल अकाउंट, ये सेम ईयर में इनके अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ओपन कर रहे हो तो आपको सेम पॉइंट ऑफ टाइम में विद इन द सेम ईयर आपको उस अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है। जैसे हम लोग बेटा सैलरी पे करते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, फिर उस सैलरी क्योंकि हमारा एक्सपेंस है तो साल के एंड में हम लोग उसको पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, तो एंट्री बनती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो सैलरी एक बार बेटा डेबिट हुई थी जब हम लोगों ने पे करी थी, फिर उसको पीएनएल में ट्रांसफर करके सैलरी अकाउंट क्लोज कर दिया। वैसे पीएनएल में जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है बेटा? कैपिटल में ऐड हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको जो नेट प्रॉफिट होता था वो हम लोग कैपिटल में ऐड करते थे सोल प्रोप्राइटर में, जबकि पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम लोगों को पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है, देन वो प्रॉफिट फिर पार्टनर्स के बीच में जाता था बेटा। तो अपना तो सिंपल सा पॉइंट ये है कि सर नॉमिनल अकाउंट की एक पॉइंट आपको याद रखना है। नॉमिनल अकाउंट का जो एक सीन है वो हम लोग को याद रखना है कि नॉमिनल अकाउंट आर क्लोज विद इन द सेम ईयर। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट आर क्लोज विद इन द सेम ईयर। तो उसका इफेक्ट बेटा यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये रीवैल्यूएशन अकाउंट भी आपका एक नॉमिनल अकाउंट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट जिसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सारे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने वाले अकाउंट हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। दैट्स व्हाई हमको रीवैल्यूएशन को भी क्लोज करना है। ठीक है, क्लोज करना है मतलब अगर वो डेबिट हुआ है तो उसको क्रेडिट करके क्लोज करना है, अगर वो क्रेडिट हुआ है तो उसको डेबिट करके क्लोज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोज करना है, बट क्लोज किसके बीच में ले जाके करना है बेटा? तो सिंपल सा पॉइंट है, ये प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट है, और प्रॉफिट और लॉस किसके किसके बीच में जाके खत्म होता है बेटा? ये प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट है, और ये प्रॉफिट और लॉस किसके बीच में जाके खत्म होता है? पार्टनर्स के बीच में जाके खत्म होता है। तो देयरफॉर अगली एंट्री बन जाएगी बेटा, हमारे पार्टनर कौन है? ए और बी। ठीक है, हमारे पार्टनर कौन है? ए और बी। तो हम लोग ए और बी के बीच में ले जाके ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री विल बी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट
20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो 40,000 रुपीज का आपको एक्सेस लॉस हुआ था, जो आपने रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करा था बेटा, उससे आपने दोनों पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर दिया है, और उसको अपन उस लॉस को डिवाइड कर देंगे उनके रेशियो में, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस शेयर करने का जो उनका ओल्ड रेशियो था वो 1:1 था, तो 1:1 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20,000 20,000। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। समझते चलना बेटा, क्योंकि ये चैप्टर का बेस अगर स्ट्रांग है ना, तो आने वाले 3 चैप्टर तुम्हारे कंट्रोल में है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। ठीक है, जिसने पढ़ के रखा है उनको समझ में आ गया है कि ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ नेक्स्ट, चलो बेटा नाउ नेक्स्ट केस इज कि इन केस सर अगर मान लेते हैं कि मार्केट वैल्यू जो है वो इस बार आपकी इंक्रीज हो गई है, ये 6th केस ले लेते हैं हम लोग। मार्केट वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि सर वो हो गई 4,20,000 की, क्योंकि सर हर बार तो लॉस होगा नहीं। ठीक है, हर बार तो लॉस होगा नहीं, हम लोग कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, तो पार्टनर भी बेटा एक चीज कॉमर्स मेंटेलिटी के साथ ही बिजनेस को ओपन करता है, तो वो लॉस वाली इन्वेस्टमेंट्स पे तो ज्यादातर पैसा लगाएगा ही नहीं, थोड़ा सा प्रेडिक्शन करके ही पैसा लगाएगा। तो इन केस अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब ये है कि सर हम लोगों को इस बार कोई लॉस हुआ ही नहीं। ठीक है, इन केस अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, 4 लाख रुपीज से हो गए बेटा 4,20,000, इसका मतलब क्या है कि इस बार सर फर्म को उल्टा क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सर फर्म को इस बार उल्टा प्रॉफिट हो गया है। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि सर जेब के पैसे तो बच गए पूरे, जेब के पैसे जो हैं वो अपने बच गए पूरे, रिजर्व का तो कोई यूज आया ही नहीं है, क्योंकि कल अपन ने क्या देखा था कि सर रिजर्व कब यूज में आता है, जब लॉस होता है। हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं बेटा, तो रिजर्व का ऑप्शन कब ओपन करते हैं, जब हमारा पेट्रोल खत्म होता है तो रिजर्व ओपन करते हैं बेटा। अगर पेट्रोल अपने पास रखा हुआ है तो रिजर्व खोलने की जरूरत है ही नहीं ना, मेन में इतना पेट्रोल है तो रिजर्व ओपन करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। तो यहाँ पर भी वही पॉइंट है कि इन केस सर हमको लॉस होगा तो ही उस केस में रिजर्व को हाथ लगाएंगे, अदरवाइज लॉस हो ही नहीं रहा है तो रिजर्व का यूज लॉस को कवर करने के लिए हो ही नहीं रहा है। तो उस केस में क्योंकि बेटा हम लोग रिकंस्टिट्यूशन देख रहे हैं, लॉस हुआ ही नहीं बेटा, तो आईएफआर का कोई यूज हुआ ही नहीं है, तो पूरा का पूरा आईएफआर आपको बांटना पड़ेगा। ठीक है, इनकेस अगर लॉस हुआ ही नहीं है तो लॉस में तो हम लोगों ने आईएफआर को हाथ भी नहीं लगाया, तो पूरा का पूरा आईएफआर जो है हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, और एंट्री क्या बन जाएगी, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। 60,000 का आईएफआर था बेटा, और उनका जो ओल्ड रेशियो था वो 1:1 का था, तो दोनों के बीच में अगर उसको हम लोग डिवाइड करते बेटा तो वो हो जाएगा 30,000 30,000। एंड नरेशन विल बी आईएफआर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर, being IFR distributed between the partners। अब आगे, ठीक है, ये केस को पहले समझना बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस है, आगे बढ़ते हैं। पहले तो अपन ने, क्योंकि लॉस हुआ नहीं सर, तो अपन ने आईएफआर पूरा बांट के खत्म कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा कि अब इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू तो हमने रिकॉर्ड करी है 4 लाख रुपीज की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू हमारी बैलेंस शीट के अंदर क्या शो हो रही है, 4 लाख रुपीज। अब उसको बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि बेटा आज तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 420 हो गई, मतलब 20 से बढ़ाना है बेटा। ठीक है, पॉइंट समझना सर, 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, हमने जब लगाया था, आज रिकंस्टिट्यूशन करने तो उसके बारे में पता चला कि 20,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई बेटा। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, मतलब सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा अपनी न्यू बैलेंस शीट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट अपने लिए एसेट्स है बेटा, और एसेट्स को बढ़ाते हैं तो क्या करना पड़ता है अपने को, डेबिट। ठीक है, एसेट्स को बढ़ाने के लिए हम लोग कर देंगे सर डेबिट बाय 20,000 रुपीज। ठीक है, 20,000 रुपीज से पहले तो अपन ने एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा दिया। अब सेकेंड पॉइंट बेटा, ये प्रॉफिट है। ठीक है, एसेट की वैल्यू बढ़ी तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि सर यहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट पे, इसलिए हमने एसेट की वैल्यू बढ़ी है। तो बेटा अगर आपको एक्सेस लॉस होता है तो पेरेंटल अकाउंट से मांगते हो आप, तो अगर आपको प्रॉफिट होगा तो भी तो पेरेंटल अकाउंट को ही देना पड़ेगा आपको। पॉइंट समझना सर, जब हमको रिजर्व से ऊपर लॉस होता था तो हम लोग पेरेंटल अकाउंट दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट के पास जाते थे और बोलते थे कि हमको एक्स्ट्रा अमाउंट दे दो, हमारे लॉस जो है वो रिजर्व से ऊपर हो गया।
बट इन केस बेटा आपको उल्टा प्रॉफिट हो जाता है तो उस केस में भी जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो आपको पेरेंटल अकाउंट को देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जो नेक्स्ट एंट्री रहेगी, जितनी वैल्यू से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है बिकॉज वो उसका प्रॉफिट था बेटा, तो उस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, जितनी वैल्यू से इंक्रीज हुआ है बेटा उसका प्रॉफिट जो है वो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग इन्वेस्टमेंट increased by 20,000, being investment increased by 20,000 और उसका प्रॉफिट हम लोगों ने ट्रांसफर करा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब लास्ट एंट्री क्या है? अभी जस्ट अपन ने देखा था कि सर रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसा अकाउंट है बेटा? नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसा अकाउंट है सर? नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट की खासियत क्या होती है बेटा? उसको क्लोज करना भी कंपलसरी है। अगर आप उसको ओपन कर रहे हो तो उसको क्लोज करना भी कंपलसरी है। तो बेटा उसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, इस क्रेडिट को क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा और ये प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स के बीच में चले जाएगा बेटा। तो अगली एंट्री क्या बन जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज टू एज कैपिटल टू बी कैपिटल। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल दैट इज एज कैपिटल टू बी कैपिटल। 20,000 का अमाउंट है बेटा और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था, क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है बेटा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, तो दोनों के बीच में इक्वली हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों के बीच में हम लोग इक्वली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 10-10 हजार रुपए डिवाइड हो जाएगा और नरेशन मेंशन कर देना बेटा, बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। ठीक है, नरेशन मेंशन कर देना, बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। अब एक जो डाउट आ रहा होगा किसी के दिमाग में, उसको भी अपन डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग लिख लो, नहीं आ रहा है तो मैं ला देता हूं। पहले आप लोग लिख लो। चलो, अब किसी किसी बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर क्या हम लोग इन दोनों एंट्री को, मींस एंट्री नंबर बी एंड एंट्री नंबर सी को मर्ज कर सकते हैं बेटा? तो हाँ बिल्कुल मर्ज कर सकते हैं, बट दिक्कत ये बेटा कि अकाउंट्स में हम लोगों को एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। अकाउंट्स में हम लोगों को एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। क्यों फॉलो करना पड़ता है? याद हो तो बेटा 11th क्लास में हमने एक देखा था अकाउंटिंग इक्वेशन, जो डायरेक्टली आपको बैलेंस शीट बना के दे देता है सबसे आखिरी में। और एक होता है बेटा जर्नल से चालू करो और आखिरी में बैलेंस शीट तक जाओ, उसमें भी स्टेप है। बट जिसको ज्यादा वैलिड माना जाता है वो है बेटा जर्नल को फॉलो करते हुए बैलेंस शीट तक जाना। उसका रीजन क्या है? ताकि आपको बेटा हर एक स्टेप जो है वो क्लियर होते जाए। तो वैसे ही यहाँ पर भी बेटा कि एंट्री जो है वो बन तो सकती है बेटा, बट नहीं बनाना है। और क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि बेटा हर बार हम लोग यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को ओपन करेंगे ताकि पता तो चले कि ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है वो रिकंस्टिट्यूशन के टाइम बढ़ी है। ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है वो रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे बढ़ी है, उसका प्रॉफिट पहले रीवैल्यूएशन में गया है और रीवैल्यूएशन पे क्लोज हुआ है पार्टनर्स के बीच में। हाँ बेटा प्रॉफिट बढ़ता ही है, वो तो कोई दिक्कत वाला मैटर नहीं है, बट अपने को क्या करना है? प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। ठीक है सर, प्रैक्टिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट में पैसे कैसे आते हैं? बेटा देखो पैसे नहीं आते, जैसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं ना बेटा, एक्रूअल अपन कंसेप्ट पे आजकल। एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है कि इस साल के एक्सपेंसेस, इस साल की इनकम आप इसी साल रिकॉर्ड करो। ठीक है, आपको अगर करेक्ट प्रॉफिट चाहिए, वैसे ही अपना मैचिंग कॉन्सेप्ट भी यही बोलता है कि एक्सपेंसेस और इनकम आपसे मैच होना चाहिए विद इन द सेम ईयर, तो ही आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट करेक्ट कैलकुलेट कर पाओगे। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा एक्रूअल पे बनता है, और एक्रूअल क्या कहता है कि पैसे आए हो कि नहीं आए हो उससे मैटर नहीं अपने को, आपके खर्चे आपकी इनकम में तो आपको एडजस्ट करना है। वैसे ही बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट भी है, पैसे नहीं एडजस्ट करता, ये सिर्फ अकाउंट्स को एडजस्ट करके आपको प्रॉफिट बता देगा। चाहे वो प्रॉफिट कैश प्रॉफिट भी हो सकता है, वो नॉन कैश प्रॉफिट भी हो सकता है। अब जरूरी थोड़ी ना बेटा कि आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो आपके पास पैसे तो कुछ भी नहीं आए हुए, वो तो ऑटोमेटिकली आपकी एक एसेट इंक्रीज हो गई, वो कैश में थोड़ी ना आपको मिला हुआ है। आपने मान लो एसेट, मान लो हाउस के फॉर्म में खरीदा हुआ, 10 लाख रुपए लगाए हैं, उसकी आज वैल्यू 15 लाख आ गए, तो आपकी जेब का कैश नहीं बढ़ा है, आपकी एसेट की वैल्यू जो है, एसेट का फॉर्म क्या है? प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर वो सिर्फ उनके प्रॉफिट को रिकॉर्ड करता है, वो कैश प्रॉफिट भी हो सकता है बेटा, नॉन कैश प्रॉफिट भी हो सकता है। चलो, तो सारे केसेस सबको क्लियर हो गए बेटा आईएफआर के?
ऑल केसेस ऑफ IFR आर क्लियर टू यूज? सभी केसेस 1 2 3 4 5 6। चलो अब इसके बाद अपन नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा, WCR आज का जो दूसरा टारगेट है अपना। ठीक है, WCR को भी हम लोग कवर कर लेते हैं, और WCR थोड़ा IFR से ज्यादा इजी लगेगा आपको। इसको एक बार रिवाइज कर लोगे ना बेटा, IFR को जो जिंदगी भर नहीं बोलोगे, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है ये, और थोड़ा सा इजी जो है वो आपको इसके कंपैरिजन में यहाँ पर लगेगा WCR का। अब WCR का कंसेप्ट के लिए भी हम लोग जैसे यहाँ पर अपने पास रिजर्व रखा हुआ था, अब WCR रखते थे। WCR मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय WCR? आप फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा टाइप कर करके, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो WCR मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है बेटा? Why this reserve is created between the partners in the partnership firm? From the profits of partner, ये रिजर्व क्यों बनाना पड़ता है पार्टनर्स को? हाँ, ताकि वर्कर्स के जो क्लेम आ रहे हैं उनको बियर किया जा सके। ठीक है, ताकि वर्कर्स के जो क्लेम आ रहे हैं उनको सर हम लोग बियर करें, इसलिए हम लोग यहाँ पर WCR मेंटेन करते हैं। ठीक है, वेरी गुड बेटा। अब आगे बढ़ते हैं अपन, WCR के केसेस देखते हैं अपन। चलो, अपन ने सेम ले लिया है कि सर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखा हुआ 60,000 का। बेटा IFR और WCR के बीच में अगर आपको डिफरेंसेस पूछे जाते हैं ना, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? पहला डिफरेंस तो उन दोनों का इंटेंशन आ जाएगा। IFR इन्वेस्टमेंट्स के लॉस को कवर करता है, वर्कमैन कंपनसेशन सिर्फ वर्कमैन के क्लेम्स को कवर करता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बेटा डिफरेंस ये है कि IFR जो है वो एसेट के अगेंस्ट क्रिएट किया जाता है, मतलब इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट जो एक एसेट्स है, जबकि WCR फ्यूचर में जो आपके क्लेम्स है, जो कंटिजेंट क्लेम्स आने वाले आपको फ्यूचर में, कंटिजेंट मतलब इमरजेंसी क्लेम्स जो एकदम से अराइज होंगे, जो आपने प्रेडिक्ट नहीं करा था बेटा, तो कंटिजेंट क्लेम्स आने रहते हैं रिगार्डिंग द वर्कर्स, उसको कवर किया जाता है। तो अगर मान लो एक्सटर्नल आपसे प्रैक्टिकल के टाइम में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि IFR और WCR आप मेंटेन कर रहे हो, तो इनका एक्चुअल में डिफरेंस क्या है अपार्ट फ्रॉम द रीजन? अगर उनके इंटेंशंस को छोड़ के डिफरेंस पूछा जाए कि अकाउंटिंग में दोनों का डिफरेंस क्या होता है, तो मेन डिफरेंस ये है कि IFR एक एसेट के अगेंस्ट क्रिएट किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग लॉस को कवर कर रहे हैं हम लोग, जबकि अपना जो WCR है वो फ्यूचर में जो भी क्लेम्स हो रहे, कंटिजेंट लाइबिलिटीज जो अराइज होने वाली है, उसको कवर करने के लिए रिगार्डिंग द वर्कर्स, उसको कवर करने के लिए हम लोग WCR मेंटेन करते हैं बेटा। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि अपने पास यहाँ पर WCR रखा हुआ है 60,000 रुपीज का। अब एक एक केस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस, इसको मैं थोड़ा सा कॉमन केस बना रहा हूं बेटा, जैसे इन्वेस्टमेंट में था ना अपने पास, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, या फिर सेकंड केस क्या था कि अगर मान लो लॉस हुआ ही नहीं है, तो वैसे यहाँ पर भी अपन केस नंबर 1 ले लेते हैं। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन ने आपको सिर्फ WCR दे दिया है बैलेंस शीट में और आपको कुछ भी नहीं बोला है पूरे क्वेश्चन में कि क्लेम हुआ कि नहीं हुआ, या फिर बेटा क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि नो क्लेम इज देयर ऑन WCR, मान लो क्लेम हुआ ही नहीं है बेटा, तो क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट इसका? अगर क्लेम हुआ ही नहीं है मतलब रिजर्व पूरा सेफ है, बिल्कुल सही है। जैसे अपन IFR का ट्रीटमेंट करते थे ना बेटा, वैसे यहाँ पे भी कर देंगे। अगर सर क्लेम हुआ ही नहीं है, पूरा का पूरा रिजर्व हमारे पास सेफ रखा हुआ है, तो उस केस में हम लोग पूरा का पूरा रिजर्व बांट देंगे बेटा। तो एंट्री क्या बन जाएगी? WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड हियर पार्टनर्स आर A and B, so to A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड हियर पार्टनर्स आर A and B। 60,000 रुपीज का बेटा WCR था, 30-30 के फॉर्म में अपन ने डिवाइड कर दिया, और नरेशन विल बी बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। चलो जल्दी से केस नंबर 1 लिख लो। इसमें मैंने दो केसेस को कंबाइन कर लिया है क्योंकि इसका इफेक्ट तो सेम आएगा बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो क्लेम के रिगार्डिंग, या फिर बोल दिया है कि नो क्लेम, तो उस केस में WCR बांट के खत्म कर दो पार्टनर्स के बीच में। चलो कंप्लीट, लोचन ऑल्सो कंप्लीट, फाइन। दूसरे बच्चे बेटा जल्दी फिनिश कर लो। चलो सिंपल सिंपल केसेस से बेटा ये भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। सेकंड ले लेते हैं अपन कि सर इन केस अगर क्लेम हो रहा है,
ठीक है, अब क्लेम हो रहा है आपको 20,000 रुपीज का। फॉर एन एग्जाम्पल ले लिया हमने कि सर क्लेम हो गया है 20,000 रुपीज का। तो बेटा अपन ने एक पॉइंट वापस से 11th, क्योंकि बेटा देखो 11th में कई बार बोलता था कि 11th का बेस 12th में काम आता है, और वो काम कैसे आ रहा है, तो वो अपने को इस तरीके से काम आ रहा है कि अपन ने एक और चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 15, जो थेवरेटिकल था, बट अपने को हेल्प करी थी उसने एग्जाम में 6 नंबर अटेम्प्ट करने के लिए। और वो चैप्टर प्रोविजन रिजर्व वाला चैप्टर था, जिसने बोला था कि रिजर्व जो है वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, हम लोग उसमें प्रॉफिट अप्रोप्रिएट कर देते अलग, अगर मान लो कुछ लॉस हुआ या फिर नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोग एक बिजनेस को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए रिजर्व मेंटेन करते हैं। जबकि प्रोविजन क्यों मेंटेन किया जाता है, अगर आपको फ्यूचर में लाइबिलिटीज का बेस्ट एस्टिमेशन हो गया है, यार ये तो पैसा जाने ही वाला है, ये नुकसान होने ही वाला है 2 साल बाद या फिर 1 साल बाद, तो उसके लिए प्रोविजन अपन मेंटेन करते हैं। मतलब लाइबिलिटी की सर्टेनिटी देखे जाए तो अपनी प्रोविजन में ज्यादा सर्टेन लाइबिलिटीज होती है, और अपने पास यहाँ पर दूसरा केस अगर रिजर्व का देखा जाए तो वहां पे लाइबिलिटी को नहीं देखते, सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए हम लोग रिजर्व मेंटेन कर देते हैं। तो इन केस यहाँ पर भी अपने को वो थोड़ा सा सिनेरियो यूज करना है कि आपके पास बेटा WCR रखा हुआ था 60,000 का, प्रॉफिट में से अलग अमाउंट एलोकेट रखा हुआ था, और क्लेम हो गया 20,000 का। मतलब एक वर्कर ने क्लेम कर दिया कि मुझे 20,000 रुपए चाहिए। अब आपको पता चल गया कि यार 20,000 रुपए आज नहीं तो कल मेरे को देना पड़ेंगे, तो अब ये जो रिजर्व है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? अभी मैंने जो समझा उसके हिसाब से सोचना, रिजर्व अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अगर मुझे लाइबिलिटी सर्टेन हो गई है तो इस रिजर्व को मैं किसमें कन्वर्ट कर दूंगा? क्योंकि लाइबिलिटी अब सर्टेन हो चुकी है, वेरी गुड, प्रोविजन में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, इन केस अगर आपको लाइबिलिटी का अमाउंट सर्टेन हो जाता है कि यार अब पैसा देना पड़ेगा, तो वो जो रिजर्व का पोर्शन है अब वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोविजन में। तो सबसे पहली एंट्री रहेगी बेटा WCR अकाउंट डेबिट 20,000, क्योंकि 20,000 का अमाउंट आपको क्लियर हो गया है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम अकाउंट में। ठीक है, ये बन जाएगा बेटा वर्कमैन क्लेम अकाउंट का प्रोविजन। एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी को वो डिनोट कर रहा है कि फ्यूचर में आपको ये 20,000 रुपीज की लाइबिलिटी बियर करनी पड़ेगी, एंड द नरेशन विल बी बीइंग क्लेम आउट ऑफ WCR इज ₹20,000। ठीक है, बीइंग क्लेम आउट ऑफ WCR इज ₹20,000। अब बचे हुए WCR का क्या किया जाए बेटा? 60,000 था, 60 में से 20 तो यूज में आ गया है, बचे हुए को क्या करें अपन अब? क्योंकि 20 का तो क्लेम आ ही गया है, रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, वेरी गुड सर, बच गया है तो बांट के खत्म कर देते हैं। तो अगली एंट्री बेटा जो बचा हुआ अपने पास WCR है उसकी बन जाएगी WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। 40,000 रुपीज का बेटा आपके पास WCR बचा हुआ है, और उनका रेशियो जो है वो इक्वल है, तो अगर डिवाइड किया जाए तो वो आ जाएगा 20,000 20,000, और नरेशन आ जाएगा बेटा बीइंग rest WCR distributed between the partners, being rest या फिर remaining WCR distributed between the partners। चलो लिख लो बेटा जल्दी से, फिर एक और केस डिस्कस कर लेते हैं अपन। चलो योगेश फिनिश, दूसरे बच्चे बेटा फिनिश कर लो। ओके ओके ठीक है। ना बेटा थर्ड केस, केस नंबर थर्ड, कि सर अगर क्लेम हो जाता है 60,000 रुपीज का, तो बेटा मेरे ख्याल से यहाँ पर तो आपको क्लियर हो ही गया है कि अगर क्लेम जितना WCR अपने पास रखा हुआ है 60,000 का है, और क्लेम भी 60 का आ गया है, तो पूरा का पूरा रिजर्व फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोविजन में। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, आपका 60,000 का ही रिजर्व था और पूरा का पूरा क्लेम आ गया बेटा, तो 60,000 पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा WCR में। तो एंट्री बेटा एक ही बनानी है, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं बेटा, तो यहाँ पर एक ही एंट्री में कंप्लीट हो जाएगा WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम अकाउंट। ठीक है, WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम अकाउंट, एंड द नरेशन विल बी बीइंग क्लेम आउट ऑफ WCR 60,000 इज क्रिएटेड, या फिर इज ट्रांसफर टू प्रोविजन अकाउंट कर देते हैं अपन, इज ट्रांसफर टू प्रोविजन अकाउंट।
चलो बेटा ठीक है। फोर्थ केस, अगर मान लो कि सर क्लेम 80,000 का हो गया तो, ठीक है, अगर 80,000 का क्लेम हो गया तो बेटा ये मेरे ख्याल से आपको पता ही है कि अगर रिजर्व से ज्यादा क्लेम हो जाता है तो एक्सेस क्लेम कहां से लेना पड़ेगा बेटा? अगर रिजर्व से ज्यादा क्लेम हो जाता है तो एक्सेस क्लेम रीवैल्यूएशन अकाउंट से ले लो बेटा। तो रिजर्व 60,000 का था, वहां से ले लिया, और जो एक्सेस क्लेम आ रहा है बेटा उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट से कवर कर लिया। तो WCR अकाउंट डेबिट 60, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम अकाउंट 80,000, ठीक है। और क्योंकि बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट अपना एक नॉमिनल अकाउंट है, उसको क्लोज कर देंगे अगली एंट्री में बिटवीन द पार्टनर। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो 20,000 का रीवैल्यूएशन अकाउंट था, उसको अपन पार्टनर्स के बीच में ले जाके खत्म कर दिया 10,000, ठीक है। चलो इसमें नरेशन डाल देना बेटा, बीइंग WCR एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट यूज्ड टू क्रिएट प्रोविजन, और आखिरी में बेटा बीइंग रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। नरेशन क्या डल जाएगा इसमें? बीइंग WCR एंड रीवैल्यूएशन यूज्ड टू क्रिएट प्रोविजन, और नेक्स्ट में आ जाएगा बीइंग रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज बिटवीन द पार्टनर्स। चलो फाइन, बाकी एक बार और रिवाइज कर लेना बेटा, हम लोग कल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय, टेक केयर।